जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यजमान अकेला नहीं बैठता है, जोड़े से बैठता है कि नहीं बैठता। अब बताइए, आज पूरा लोकतंत्र खतरे में है। न जाने चुनाव आगे होंगे भी कि नहीं होंगे। किसानों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। किसानों की उपज का भाव नहीं बढ़ रहा। 4 क्विंटल धान की कीमत में अगर शंकराचार्यों ने, चारों शंकराचार्य जी ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से मना दिया, तो ये तो जो हमारी 1000 साल की हमारी मर्यादा है उसका पालन ही तो किया था। अगर भगवान राम चुनाव लड़ते तो दिग्विजय सिंह चुनाव क्यों लड़ता? उनका प्रस्तावक बनकर उनका प्रस्ताव बनता। ये वो लोग हैं सारे जो मूल रूप से धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं। सरकार बनती है, बिगड़ती है, लेकिन जो संविधान का मूल स्वरूप है उस पर कहीं आंच नहीं आई। लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जिन्होंने वादा किया था, मोदी गारंटी 10 साल का मौका दो, मैं पूरे देश की हालात बदल दूंगा, रोजगार दूंगा 2 करोड़ हर साल, काला धन ले आऊंगा और इतना काला धन लाऊंगा कि हर खाते में 15 लाख जमा करा दूंगा। और पूरे देश में उन्होंने एक माहौल तैयार किया। हम सब आज इस बात से चकित रह गए कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहली बार पूर्ण बहुमत 2014 में दिया, जो कि लोगों में भावना थी कि चलिए एक बार मौका दे दीजिए। 10 साल का मौका दे दिया, लेकिन अब क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी? अब कहते हैं कि मैं विकसित भारत दूंगा आपको, लेकिन इंतजार करिए, अब 2047 में दूंगा, अभी नहीं दे पाए। यानी कि 23 साल बाद वो कहते हैं हम विकसित भारत देंगे। केवल झूठ बोलने के अलावा नरेंद्र मोदी जी के पास और कोई बात नहीं है। और झूठ भी इतनी बारीकी से और इतनी होशियारी से बोलते हैं, लोग बात समझते हैं कि वाकई ये सच बोल रहे हैं। और हर झूठ के बाद दूसरी झूठ, तीसरी झूठ, चौथी झूठ बोलते चले जाते हैं। लोगों को जब मालूम पड़े तब तक वो दूसरा सपना लोगों को दिखा देते हैं। इसलिए आज पूरा लोकतंत्र खतरे में है। न जाने चुनाव आगे होंगे भी कि नहीं होंगे। 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार का मतलब है संविधान को बदलना, यानी कि आरक्षण समाप्त करना, यानी कि पूरे लोकतंत्र का जो स्वरूप आज है, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जो मौका दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद साहब, पूरे संविधान की सभा ने इसे संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप दिया, जो कि पूरी तरह से आज सफलता पर पहुंच गया। क्या था, जब आजाद हिंदुस्तान हुआ तो यहां सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस के राज में हर चीज आज सफल हुई है। नरेंद्र मोदी जी कितना ही कहे, लेकिन चंद्रयान से लेकर और छोटे से छोटे चीज जो बनना शुरू हुई, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की देन। आज ये चुनाव दो विचारों के बीच में ये चुनाव है। एक विचारधारा है
महात्मा गांधी की विचारधारा है और उनकी विचारधारा बड़ी साधारण है। कोई भी निर्णय अगर लिया जाए तो जो कुर्सी पर बैठा है उसे आंख बंद कर कर 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि अगर मैंने ये निर्णय लिया तो इसका असर सबसे गरीब आदमी पर क्या पड़ेगा। यह है महात्मा गांधी की सोच, समाजवादी की सोच, कांग्रेस की सोच। और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी का भी जब यहाँ पे सरकारें बनी तो उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था किस तरह से गरीब मजदूर और किसान और छोटे मध्यम व्यापारी को हम लोग उनके लिए नीतियां बनाई जाए। और उसी के आधार पर इस देश में और उत्तर प्रदेश में योजनाएं बनी, नियम बने, कानून बने और नीतियां बने। लेकिन यदि आप देखेंगे 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कौन सा ऐसा निर्णय लिया जो किसानों के हक में हो, कौन सा ऐसा निर्णय लिया जो मजदूरों के हक में हो, कौन सा ऐसा निर्णय लिया जो छोटे और मध्यम व्यापारियों के हक में हो। जितने भी उनके निर्णय हुए हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के हक में हुए हैं। आज हालात क्या होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। किसानों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। किसानों की उपज का भाव नहीं बढ़ रहा। 4 क्विंटल धान की कीमत में 1 तोला सोना किसान खरीद लेता था। आज वही सोना आज यदि 3000 भी माने तो उसे 20 क्विंटल से ज्यादा धान मोल बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 1 तोला सोना मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तिलहन या दलहन ले लीजिए, तिलहन के भाव नहीं बढ़े, तिलहन के भाव वो के वही है। सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े, सरसों के भाव नहीं बढ़े, लेकिन सोयाबीन बढ़ गए। यानी कि किसान की उपज के भाव नहीं बढ़े, लेकिन खाने का तेल का भाव बढ़ गया। सरसों का भाव जो पहले था आज भी वो का वही है, लेकिन जो सरसों का तेल 40 या 60 रुपए लीटर में किलो में बिकता था वो आज 140 150 रुपए लीटर या किलो पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। खाने का तेल का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो ये क्या सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ हुआ है कि नहीं हुआ है। जब हुआ है तो सनातन धर्म का विरोधी भाजपा है, मोदी है या हम है। भाजपा है, नरेंद्र मोदी है। अरे हम तो कहते हैं हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यजमान अकेला नहीं बैठता है, जोड़े से बैठता है कि नहीं बैठता। आप बताइए जोड़े से जो बैठना चाहिए, उस समय प्राण प्रतिष्ठा में 4 लोग बैठे थे। कौन कौन बैठे थे? मोहन भागवत जी, दूसरे बैठे थे नायक आदित्यनाथ जी, तीसरे बैठे थे नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप सब जानते हैं, और आनंदीबेन पटेल। बात वही है, अगर शंकराचार्यों ने, चारों शंकराचार्य जी ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से मना कर दिया तो ये तो जो हमारी 1000 साल की हमारी मर्यादा है उसका पालन ही तो किया था। लेकिन भगवान राम के नाम से ये जो वोट मांगते हैं ये हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान राम हम सबके हैं।
अरे यहां तक कि मैं चुनाव लड़ा था राजगढ़ से मध्य प्रदेश में, एक भाजपा का नेता आए, उन्होंने कहा ये दिग्विजय सिंह जो है, ये दिग्विजय सिंह भाजपा के खिलाफ नहीं, ये तो भगवान राम के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है दिग्विजय सिंह। मैंने कहा हे प्रभु, अगर भगवान राम चुनाव लड़ते तो दिग्विजय सिंह चुनाव क्यों लड़ता? उनका प्रस्तावक बनकर उनका प्रस्ताव बनता। ये वो लोग हैं सारे जो मूल रूप से धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं। अरे राम मंदिर के निर्माण में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दिया चंदा, तो मैं 1,11,000 रुपए चंदा दिया। क्यों नहीं देंगे? कौन भगवान राम का मंदिर नहीं बनवाना चाहता? भव्य बने। लेकिन साथियों, जब मुझसे पूछा गया कि दिग्विजय सिंह आप राम मंदिर में कब जाएंगे दर्शन करने के लिए, मैंने तो जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा, बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि जब बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन पूर्ण मंदिर हो जाने के बाद ही जाएंगे, अपूर्ण मंदिर में नहीं जाएंगे। साथियों,